हेलो, आई एम नितिन मुकेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यानी कि जो होता है बोर्ड क्लास के 10th के साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और हम देखने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस यानी कि पूछे जाते हैं। और लगभग मेरा उम्मीद है कि कम 70 से 75%, 75 से 80% क्वेश्चन जो होता है तुम्हारे इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। तो पहले हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। गारंटीड है कि 75 से 80% क्वेश्चन इसी के आसपास यानी कि जो होता है देखा जाएगा। जैसे मैंने किसी एंजाइम्स के बारे में पूछा तो दूसरे एंजाइम्स के बारे में पूछ ले, तो हम लोग आज उसको डिस्कस करेंगे और जो होता है क्लियर करेंगे। जो छोटा छोटा चीज हम लोग नेग्लेक्ट कर जाते हैं और वही एग्जाम में आ जाता है और हमारा मार्क्स जो होता है कट जाता है। तो ठीक है, तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग जो होता है सब्जेक्टिव टाइप के सारे क्वेश्चंस को हम लोग आज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के जो होता है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले कुछ ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं, उसके बाद फिर जो होता है हम लोग सब्जेक्टिव्स को देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो ऐसा यूनिट से एक आध क्वेश्चन तो हम लोग को देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक, जो हम लोग जो होता है नेग्लेक्ट कर जाते हैं और गलत कर देते हैं। जैसे रेसिस्टिविटी की बात करेंगे, रेसिस्टिविटी जनरली हम लोग जानते हैं तो हमारा ओम मीटर होता है, लेकिन बहुत बार गलती करने के कारण हम लोग सिर्फ ओम लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट हो जाता है हमारा वाट हमारा हो जाएगा। उसके बाद फिर देखो यहाँ बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर जानते ही होंगे हम लोग। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, पावर ऑफ लेंस डायफ्टर। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है तुम्हारा कि पावर और ये पावर, तो दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए हम लोग को, क्लियर है। उसके बाद फिर देखें पावर ऑफ लेंस डायफ्टर, एनर्जी का जूल होता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर। यहाँ तक तो क्लियर है कि कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के ऐसा यूनिट को हम लोग टेस्ला करते हैं, बहुत लोग ये भूल जाता है, ठीक। तो उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग कुछ एंजाइम्स जो हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि एंजाइम्स इसका ब्रेकडाउन किस तरह से होता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम्स जो होता है इसका ब्रेकडाउन किसके ब्रेकडाउन में काम आता है, तो प्रोटीन के ब्रेकडाउन में। पेप्सिन्स तो प्रोटीन इंटू पेप्टाइड में बदलता है। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर जो होता है डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि पेप्सिन जो होता है किसको, प्रोटीन को तोड़ के किस चीज में बदलता है, तो वो पेप्टाइड पता होना चाहिए। इमाइलेज हमारा जो होता है स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को जो होता है डाइजेस्ट करता है और माल्टोज के फॉर्म में बदल देता है। लाइपेज हमारा फैट्स का ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड के फॉर्म में। सुक्रोज हमारा जो होता है, सुक्रोज जो यहाँ देखो सुक्रेस है, ये एंजाइम्स का नाम है, और सुक्रोज इंटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में हमारा बदल देता है। लैक्टोज हमारा जो होता है लैक्टोज इंटू, यहाँ पे देखो तुम्हारा लैक्टेज एंजाइम्स और लैक्टोज को बदल देता है हमारा ग्लूकोज और लैक्टोज में। माल्टोज यहाँ पे देखो माल्टेज है हमारा और माल्टोज को बदल देता है तुम्हारा ग्लूकोज में। ये छोटा मोटा चीज है जो ध्यान रखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इसी पे फाउंड होते हैं और गलत हो जाता है हम लोग का, ठीक है। हार्मोन्स जो रिलीज करता है ग्लैंड्स, ये अप्रोक्सीमेट जो होता है ध्यान होगा ही, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, दोहरा लेते हैं। थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड के कारण थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। इंसुलिन पैंक्रियाज से, एड्रिनल ग्लैंड से, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे ओवरीज से होता है, ठीक। और उसके बाद यहाँ एक रिलैक्सेशन हार्मोन भी होता है जो कि रिलीज करता है ओवरीज। यहाँ पे पैरा यहाँ पे लिखा हुआ क्या लिखा, पैराथॉर्मोन, यहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड्स जो होता है इसको रिलीज करता है, ठीक, पैराथायराइड ग्लैंड। उसके बाद फिर देखेंगे कुछ एक्सेप्शंस। यहाँ पे मेटल्स इन लिक्विड स्टेट मरकरी हो जाएगा हमारा। मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वैसा मेटल्स जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारा लेड होगा। उसके बाद फिर देखो मेटल्स इन लिक्विड स्टेट, नॉन मेटल्स इन लिक्विड स्टेट, ब्रोमीन। मेटल्स आर इलास्टिक कट विथ नाइफ, यानी कि इलास्टिक बोलते हैं, मेटल्स आर इजिली कट विथ नाइफ। सोडियम और पोटेशियम। नॉन मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होगा, ग्रेफाइट्स। नॉन मेटल्स हैविंग लस्टर प्रॉपर्टीज, यहाँ हमारा हो जाएगा आयोडीन। नॉन मेटल्स हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये देखो पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होता है, डायमंड, ये ध्यान रखना है। और भी कुछ होता है एक्स्ट्रा, जैसे हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा लंबा जो होता है तार किससे बना सकते हैं, तो हम लोग गोल्ड से बना सकते हैं, ठीक। उसके बाद फिर कौन सा ऐसा यानी कि एलिमेंट्स, कौन सा ऐसा एलिमेंट है या फिर मेटल है जिसको कि हथेली पे लेने पे जो होता है वो पिघलने लगता है, तो वो गैलियम और सीजियम है हमारा। तो वो सब एक्सेप्शंस हम लोग को ध्यान रखना है। ऐसा यूनिट्स अभी हम और भी बताएंगे, नहीं कि इतने ऑब्जेक्टिव से हो जाएगा हमारा, तो हम लोग बीच बीच में बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, तो भी हम लोग जो होता है उसको क्लियर करते हैं। अभी और देखते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा जो होता है और क्या क्या हो सकता है। पहले ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग सब्जेक्टिव्स को। हम लोग
इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, आई इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ चार्ज बाय टाइम टेकन यानी कि क्यू बाई टी, इक्वल टू आई आर। पावर का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पावर का, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला से तुम्हारा पूछा सकता है कि डब्ल्यू बाई टी होता है हमारा पावर इक्वल टू वी आई होता है, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर बाई आर होता है। इस हिसाब से हम पावर का डिफरेंट डिफरेंट जो होता है ऐसा यूनिट बना सकते हैं। जैसे देखो डब्ल्यू बाई क्यू यानी कि देन तुम्हारा कितना हुआ, इसको हम लोग लिख सकते हैं तुम्हारा वर्क डन है जूल पर सेकेंड। इसको लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ क्या है वी आई, वी हमारा क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग, और इलेक्ट्रिक करंट यानी कि जो होता है इसका बात करेंगे तो कितना हो जाएगा पीडी, पीडी का भी, और उसके बाद फिर इसका एम्पियर, ये दिखा सकते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पे बात करेंगे तो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं इसको। आई स्क्वायर को हम लोग किस तरीके से नापते हैं, तुम्हारा ये सब छोड़ देते हैं, काफी इतना तुम्हारा हो जाएगा। तो मेन देख लो पावर का, ये सब हम लोग ऐसा यूनिट में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो पावर इक्वल टू वी आई, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर बाय आर, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ये सब याद रखना है क्योंकि इसी पे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स दे सकता है बनाने के लिए, और डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई स्क्वायर आर टी, आर इक्वल टू 2f, यहीं पे उल्टा भी लिख सकते हैं, बहुत जगह ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, F इक्वल टू आर बाई टू। ठीक, रॉ इक्वल टू आर ए बाई एल, रेसिस्टिविटी है ये हमारा, यहाँ आर ए मतलब रेसिस्टेंस, और ये हो जाएगा हम लोग का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय तुम्हारा कितना हो जाएगा लेंथ। नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए कहीं पूछा सकता है कि दो मिरर को हम लोग किस तरह से इंक्लाइन करेंगे तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा हमारा। तो यहाँ देखो 360 बाई थीटा माइनस 1, मतलब जितना एंगल पे हम लोग दोनों मिरर को जो होता है रखेंगे इंक्लाइन, वो थीटा के रूप में इंडिकेट किया गया है। जैसे मान लो कि हम लोग 60 डिग्री पे बनाना है तो 360 डिग्री पे दो एंगल हो गए, 360 बाई 60 माइनस 1, मतलब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना 6 भाग में तो 6 माइनस 1, मतलब दो मिरर को अगर हम लोग 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन करके रखेंगे तो हमारा 5 इमेज का फॉर्मेशन होगा। साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ये हमारा स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। ठीक, पूछा जा सकता है कि स्नेल्स लॉ हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, जिस मीडियम में निकालना हो हमको तो उस मीडियम को नीचे रखेंगे और स्पीड ऑफ लाइट जो होता है एयर या वैक्यूम में जो होता है हमारा ऊपर रहेगा। अब देखो कोई जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए हम लोग का, एल्केन, एल्केन का क्या होता है CnH2n+2। इसके ऊपर हम लोग एग्जांपल्स के तौर पर बना सकते हैं। अगर n का वैल्यू 5 रखेंगे तो C5H, यहाँ देखो हो जाएगा 2 × 5 + 2, मतलब C5 और H12, इसका नाम क्या हो जाएगा पेंटेन। ठीक, एल्कीन CnH2n, इसका एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, अगर C7 रखे C7H14 हो जाएगा, इसका नाम तुम्हारा क्या हो जाएगा हेक्सीन। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा देखो पेंटेन। ठीक, इस पे रख देंगे हम लोग कोई फॉर्मूला तो ठीक है रख सकते हैं हम लोग, तो रख सकते हैं हम लोग, मान लो 6 रखते हैं, C6H 6 दूनी 12 में 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, C6H10 कितना हो जाएगा, इसका नाम होगा तुम्हारा हेक्साइन। ठीक है, हेक्साइन। ठीक, यहाँ पे देखो अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप जब किसी एल्केन ग्रुप से जो होता है हम लोग एक कार हाइड्रोजन एटम्स को रिलीज करते हैं, हटाते हैं, तो हम लोग का जो होता है एल्केन ग्रुप बिकम्स अल्काइन ग्रुप, ये बन जाता है हमारा। ठीक है, अल्काइल ग्रुप हमारा हो जाएगा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का देखो फॉर्मूला ये है, मतलब डबल बॉन्ड है और चारों तरफ ये आर क्या है हमारा, तो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप ही है हमारा आर। ठीक, सैचुरेटेड फैटी एसिड को दिखाना है तो इस तरीका से, और इसी फॉर्मेशन से हम लोग घी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजनेशन में हम लोग यूज करते हैं, हाइड्रोजनेशन भी पूछेगा तो बताएंगे। एक्वालिजा, ये ध्यान आना चाहिए कि HNO3:HCl 1:3 के रेशियो में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, जिसमें कि हम लोग का जो होता है, देखिए हम लोग सब्जेक्टिव में जो होता है इलेक्ट्रिक करंट से यानी कि जो होता है पूरे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। ठीक, ओम्स लॉ जरूर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। V = IR हम लोग जानते हैं, और इस पर बेस्ड हमारा न्यूमेरिकल्स होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज से जो है कितना इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। देखो
हमने लगाए, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है हमको। तो हम लोग जानते हैं कि यानी कि जो होता है कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, तो यहाँ देखो निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल के तुमको दिखा रहे हैं सोल्यूशन। कैसे निकाल सकते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो यानी कि 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक, इतना होगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 टू दी पावर 19, अगर इसको 10 दे दें तो यहाँ 10 टू दी पावर 18 हो जाएगा। एक इसका इधर दे दिए, बाय यहाँ पे 1.6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6.16 इधर हो जाएगा हमारे, एक पॉइंट इसको उड़ा के यहाँ दे दिए, देन कितना होगा 6 पॉइंट समथिंग होगा इंटू 10 टू दी पावर 18, 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 16×32, यहाँ तुम्हारा 1696 4 0 16×32, 6.2 इंटू 10 टू द समथिंग, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल व्हाइल अमीटर इज इन सीरीज। वोल्टमीटर को हम लोग क्यों कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, और सीरीज में जो होता है क्यों कनेक्ट करते हैं हम लोग अमीटर को, ये ऑलरेडी बताया हुआ क्वेश्चन है। ये देखो एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A wire of given material having length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of the same material having the length L/2 and area of cross section A? देखो हम बता देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। तो कैसे देखो निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम लोग देखो रेसिस्टिविटी इक्वल टू क्या जानते हैं, रेसिस्टिविटी इक्वल टू हम लोग जानते हैं RA/L होता है हमारा, ठीक। और यहाँ पे देखो हम लोग का क्या दिया गया है, तो यहाँ बोला गया है A हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम, यानी कि रेसिस्टेंस हमारा 4 ओम है। मतलब हमको रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है, रेसिस्टेंस छोड़ के बाकी सारा को इधर ले आएंगे, तो ये देखो हमारा इतना आया, इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं R, और जबकि यहाँ हमारा कहा गया है कि R हमारा 4 ओम है, तो 4 ओम इक्वल टू रॉ L/A, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। अगेन आप देख सकते हैं, आप क्या बोला गया, व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, दूसरे वायर का रेसिस्टेंस क्या होगा जब उस मटेरियल के लेंथ को हम आधा कर दें, लेंथ को आधा करना है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को जो होता है तुम्हारा 2 है, डबल करना है। तो देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे भी हो जाएगा R, यानी कि R न्यू इक्वल टू हम लोग का देखो क्या हो जाएगा, तो रॉ तो होगा ही, तो कांस्टेंट है हमारा, L क्या हो गया, L बिकम्स आधा, हाफ, और एरिया 2A हो गया। अगर इसको हम अलग अलग करेंगे तो रॉ, और इधर लिख सकते हैं देखो 1/2 1/2 यानी कि 1/4 हो गया, और इधर लिख सकते हैं हम लोग कि रॉ L/A। अब देखो रॉ L/A, इसका वैल्यू क्या है 4 ओम है, तो हम आराम से पुट कर सकते हैं 1/4, और इसके जगह पे कहां से पुट करेंगे, ये देखो हमारा 4 ओम आया, मतलब कहां से पुट किए, फ्रॉम फर्स्ट से, काम हमारा हो गया, मतलब अभी देखो कैंसिल हो गया, मतलब 1 ओम। नया वायर का रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 ओम होना चाहिए। इस तरीके से निकाल सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ठीक। न्यूमेरिकल्स ऑफ रेसिस्टिविटी पे कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद देखो, हाउ कैन 3 रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू ए गिवन टोटल रेसिस्टेंस 4 ओम एंड 1 ओम। ये भी क्वेश्चन हम बताए हुए हैं, ठीक है, कि यानी कि कैसे 2 ओम 3 ओम और 6 ओम को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, 3 रेसिस्टर को कैसे कनेक्ट करेंगे कि टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग का 4 ओम आ जाए, और जो होता है तुम्हारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमारा 1 ओम आ जाए, ठीक। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू हो जाता है हम लोग का 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ये हम ऑलरेडी रिलेशंस देख चुके हैं, क्योंकि इसमें इसका जरूरत पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी देखो आता है। एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ ए करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई लाइन, what is the cost of using a heater for 5 hours every day for 30 days if the cost of 1 unit rupees 520।
इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग 2-3 प्रैक्टिस कर लेंगे जिससे कि हमारा क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है उसके बारे में जानना है। एक सेफ्टी डिवाइस है जिसका कि वायर लेड और टीन का बना होता है, ठीक। और उसके बाद फिर देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज के लिए एक स्पेशल क्वालिटी क्या होता है, इसके वायर का रेसिस्टिविटी जो होता है तुम्हारा वो काफी हाई होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। याद रखना है हम लोग को, वायर का रेसिस्टिविटी हाई होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज है, पूछा जाता है। ओवरलोडिंग देखो हमारा क्या होता है, ये डिफेक्ट ऑफ सर्किट है। शॉर्ट सर्किट के बारे में हम लोग को जानना है। वायर ऑफ फ्यूज जो होता है इलेक्ट्रिन का होता है, बना दिया। फिलामेंट ऑफ बल्ब जो है टंगस्टन का होता है। और इस तरह के बेस्ड न्यूमेरिकल्स को हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे 2-3, तो हमारा यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी वाला क्लियर हो जाता है। अब हम लोग दूसरे चैप्टर्स को देखते हैं और हम लोग नेक्स्ट वाले चैप्टर को देखते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जो होता है हम लोग का, इससे देखो परमानेंट मैग्नेट और टेम्पोररी मैग्नेट का डिफरेंस हम लोग को देख लेना है। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, खासकर सर्कुलर लूप से कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हमारा कैसा बन सकता है, ऐसे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से देख लेना, सोलेनॉइड से देख लेना। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल हम लोग का कहता है कि व्हेन वी कीप ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड, if our thumb indicates the direction of electric current, then our wrist forefinger indicates the direction of magnetic field line। ये मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लिखना। Why magnetic field line never intersect each other? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट क्यों नहीं करता है, इसका भी लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट के डायरेक्शंस को देखने के लिए, ठीक, करंट का डायरेक्शन अगर पता रहे तो यहाँ पे पोल बताना है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जैसे साउथ टू नॉर्थ, यहाँ इस तरीका से तुम्हारा बनेगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। नीचे की ओर भी देखेंगे हम लोग तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है हम लोग का ये इस तरीका से होगा, नॉर्थ से निकलेगा, साउथ की ओर इंड होता हुआ प्रतीत होगा, ठीक। एमआरआई का फुल फॉर्म, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड थंब रूल, राइट तो है नहीं, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड थंब रूल। इलेक्ट्रिक मोटर इस तरह से फिगर बनाने के लिए बहुत अच्छा से पता होना चाहिए कि दोनों मैग्नेट होता है, मैग्नेट के बीच हमको रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस करना है, हाफ रिंग का यूज करना है, दोनों तरफ कम्यूटेटर लगाना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग यूज करना है। इसका प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन खास करके, वर्किंग थोड़ा कम भी ध्यान रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल और वर्किंग। प्रिंसिपल हमारा क्या है कि व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जब हम किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस करते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और अगर तुम्हारा क्या होता है उसके बाद फिर क्या होता है, देन मैग्नेट ये होता है तुम्हारा मैग्नेटिज्म, ये बोल सकते हैं हम लोग एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे तुम्हारा जो होता है एक फोर्स क्रिएट करेगा तुम्हारे। जब भी तुम्हारा रेक्टेंगुलर कॉइल देखो तुम्हारा कैसे बनाएंगे, इंसुलेटेड कॉपर वायर को हम लोग जो होता है रैप्ड करेंगे, लपेटेंगे किसके ऊपर, एक जो होता है शाफ्ट के ऊपर, इसको हम लोग शाफ्ट कहते हैं। ये सॉफ्ट आयरन कोर का होता है शाफ्ट। जब किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को, व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड क्या हो सकते हैं, फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, और फोर्स अगर हम लोग उसमें जो होता है तुम्हारा फोर्स बोलते हैं, अप्लाई करते हैं, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इट, देन इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स व्हिच मेक्स द कॉइल रोटेट कंटिन्यूअसली। क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद फिर जो होता है एंड इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इट, इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स विच रोटेट द कॉइल कंटिन्यूअसली, जो रोटेट करेगा कॉइल को कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल हुआ, वर्किंग इसी तरीका से। अब देखेंगे हम लोग इमेज के बारे में देखेंगे, क्योंकि हम लोग जो होता है हम लोग उसमें आ गए मिरर में। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के द्वारा जो होता है इमेज किस किस तरह का फॉर्म होता है, तो प्लेन मिरर के द्वारा हम लोग का लेटरली इनवर्स इमेज का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद फिर वर्चुअल डायरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद फिर सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज का हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। और भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है तो देख लेंगे। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज का डिफरेंस, यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का खासकर यूज जरूर ध्यान देना है, दो यूजेज कम से कम पता होना चाहिए हमको।
ठीक। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, इसका इमेज फॉर्मेशन हम लोग पढ़े हुए हैं, दोनों इमेज फॉर्मेशन अच्छी तरीके से देख सकते हैं हम लोग। वहां पे पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ प्लेस किए हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग बिटवीन एफ एंड 2f प्लेस किए हैं, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, पोजीशन क्या होगा तुम्हारा इमेज का, तो बताना पड़ेगा कि एफ और 2f के बीच अगर ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो हम लोग का इमेज का फॉर्मेशन बियॉन्ड जो होता है, बियॉन्ड बोलते हैं तुम्हारा, इधर पट्टी होगा तुम्हारा किधर, बियॉन्ड सी बोल सकते हैं हम लोग, 2f को सी बोलते हैं, या फिर जो होता है लेंस के लिए 2f, ऐसे हम लोग का जो था सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। लेटरल इन्वर्सन, लेटरल इन्वर्सन क्या होता है हमारा, लेफ्ट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी राइट एंड राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी लेफ्ट, लेटरल इन्वर्सन। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होता है, लेंस जब मिल जाने के बाद यहाँ माइनस होता है इसमें, ठीक। मैग्निफिकेशन m इक्वल टू माइनस v/u, ये भी जरूरी है हम लोग का, और ये ध्यान जरूर होना चाहिए कि अगर हम लोग का जो होता है मैग्निफिकेशन निगेटिव में आए तो ऑब्जेक्ट जो इमेज का फॉर्मेशन जो होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। मैग्निफिकेशन जो होता है हमारा अगर पॉजिटिव में होगा तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, ठीक। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इस तरह का न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए भी हमको पता होना चाहिए, 3-4 न्यूमेरिकल्स कैसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ ए फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। इसका जो होता है हम लोग को निकालना क्या, रे डायग्राम बनाना है, उसके बाद दोनों कैरेक्टर्स बताना है और पोजीशन ऑफ इमेज बताना है। तो इतना कर लेने के बाद काफी हो जाता है, और आगे देखते हैं हम लोग, बाद देखते हैं हम लोग रिमेनिंग पार्ट्स को जो बचा हुआ है। तो हम लोग देखो रिफ्रैक्शन में काउजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्यों होता है हम लोग उसको पढ़ना है। वेरीफाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, सवाल था ना। रेक्टेंगुलर ग्लास से जब हम लोग लाइट को निकालते हैं तो हम लोग को क्या होता है, एक लाइट इंसिडेंट होता है, फिर इधर बेंड करके फिर इधर, मतलब इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग कराए हुए हैं, तो इस तरीके से हम लोग को इसको वेरीफाई करना है, चेक करना। मतलब क्या है कि इसको हम लोग इस तरीके से एंगल दिखा के इधर फिर से एंगल को बराबर करेंगे, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल को खींचेंगे, यहाँ भी नॉर्मल को खींचेंगे, ठीक। स्नेल्स लॉ देखो हमारा क्या होता है, तो स्नेल्स लॉ हम लोग यानी कि देखेंगे साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। एक चीज याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट को पूछा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं है। ये न्यूमेरिकल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर be 1.33 and what will be the refractive index of light going from water to air, यानी कि वाटर यहाँ पे क्या देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फ्रॉम लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, एयर टू वाटर का दिया हुआ और उल्टा हम लोग को निकालना है, वाटर टू एयर का निकालना है। तो देखेंगे इसी तरीके से, तो देखो ये दिया हुआ कितना 1.33 और इसका निकालना है 1y, यहाँ हो जाएगा 1.33 और वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा काम, इसको न्यू बोलते हैं और कहीं कहीं इस तरह से म्यू भी लिखा जाता है, ठीक है। ए म्यू जी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड ये ध्यान रखना चाहिए 2.42 होता है हमारा। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, इसका कम से कम कॉनकेव लेंस का जो होता है दो इमेज का फॉर्मेशन में से एक भी ध्यान रखेंगे तो काम चल जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस का जो होता है कम से कम 4 देखना है, मेन बीच वाला, इन्फिनिटिव वाला को छोड़ देंगे, बाकी 4 जो होता है कम से कम देखना ही देखना चाहिए। लेंस फार्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, लेंस फार्मूला हमारा जो होता है पावर पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स नहीं, पावर का कम से कम जो होता है ये हम लोग को सिर्फ पता होना चाहिए कि 1/f और ये f जो होता है मस्ट बी इन मीटर, मीटर में होना चाहिए हम लोग का। मैग्निफिकेशन तो मिरर और लेंस में मात्र माइनस का फर्क होता है। m इक्वल टू वहां पढ़ते हैं माइनस b/u, यहाँ पढ़ते हैं हम लोग माइनस b/u बोलते हैं, हाँ माइनस b/u, यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग b/u, ठीक। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है हमारा, हम लोग उसमें आते हैं। तो फिर देखेंगे डिफेक्ट ऑफ आई, आई का 2 डिफेक्ट हमेशा पूछा जाता है कि क्या, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, इन दोनों को बहुत अच्छा तरीका से देख लेना है हम लोग का। और इसका काउज क्या होता है, काउजेज भी देखना है तुम लोग को, क्या काउजेज, मायोपिया होने का क्या काउजेज है, हाइपरमेट्रोपिया होने का क्या काउजेज है, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल बताए होंगे, ठीक है, उसी से हमको करना है। रॉड शेप्ड सेल और कोन शेप्ड सेल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उल्लू को रात में यानी कि जो होता है आसानी से दिखता है पर दिन में नहीं,
तो रॉड शेप्ड सेल और कोन शेप्ड सेल के कारण ऐसा होता है क्योंकि उल्लू के आंख में कोन शेप्ड सेल जो होता है वो ज्यादा होता है। कोन शेप्ड सेल जो होता है तुम्हारा डिम लाइट को रिस्पॉन्ड करता है, और रॉड शेप्ड, उल्टा बोल दिएगा, रॉड शेप्ड सेल जो होता है हम लोग का कोन शेप्ड सेल जो होता है हम लोग का ब्राइट लाइट को रिस्पॉन्ड करता है, और रॉड शेप्ड सेल जो होता है हम लोग का डिम लाइट को रिस्पॉन्ड करता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, लाइट का डिस्पर्सन, जब कोई व्हाइट लाइट पास करता है तुम्हारा प्रिज्म के थ्रू तो इट स्प्लिट अप इनटू 7 कलर, और उस 7 कलर के बैंड को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं, और ये पूरा प्रोसेस डिस्पर्सन ऑफ लाइट करता है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर टू गिव द व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट को देने के लिए रिकॉम्बिनेशन करना है हम लोग को। और भी हम लोग रेनबोज का फॉर्मेशन सभी देखते हैं, तो देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग बाकी को भी कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी देखो, हाउ रेनबोज आर फॉर्म्ड, रेनबो किस तरह से फॉर्मेशन होता है। पूछा जा सकता है कि रेनबो के फॉर्मेशन में कितना प्रोसेस, कौन कौन सा प्रोसेस एप्लीकेबल होता है। तो रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन ऑफ, यहाँ पे देखो डिस्पर्सन हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो रिफ्रैक्शन भी होता है, डिस्पर्सन भी होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। 3 मेन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है हमारा। ठीक, वाई स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, इस तरह का 2-3-4 क्वेश्चन है कि वाई स्टार्स टू बी सी, वाई स्टार सिम्स टू बी हायर, एक्चुअली दे आर, जितना रहता नहीं हो तो उससे हाई दिखता है, तो वो सेम तरीका का आंसर होगा। हम लोग का सनसेट और सनलाइट के समय 2-2 मिनट जो होता है हम लोग को एक्स्ट्रा दिखता है, तो वो भी पूछा जा सकता है। ठीक, वाई डू वी हैव 2 आई, हम लोग को क्यों 2 आई दिया गया है, वेयर एज जस्ट 1 के बदौलत क्यों दिया गया, क्योंकि एक आंख से हम लोग एग्जैक्ट डिस्टेंस को हम लोग नहीं देख सकते हैं, बताए थे इस तरह से पेंसिल को मिला के। ठीक, कैरेक्टरिस्टिकल इफेक्ट के बारे में देखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल, आइडियल फ्यूल जो होता है तुम्हारा उसका क्या यानी कि जो होता है काम होता है। आइडियल फ्यूल, एक अच्छा फ्यूल किसको कहेंगे, जिसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो, बहुत ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हो। ठीक है, हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, मतलब कम अमाउंट में लें और उससे जो होता है अच्छा खासा हम लोग को एनर्जी मिले, उसको हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब 1 ग्राम फ्यूल से हम लोग को जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा उसका कैलोरीफिक वैल्यू उतना ज्यादा हाई है। दूसरा क्या होता है कि जले तो वो स्मोक ना ज्यादा छोड़े। ठीक है, तो ये सब आइडियल फ्यूल का तुम्हारा लक्षण है। तीसरा जो होता है तुम्हारा क्या है, आइडियल फ्यूल जो होता है तुम्हारा स्मोक तो नहीं छोड़े, और उसके बाद फिर जो होता है इसका कह सकते हैं कि 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसी को देखना है हम लोग को, काम हो जाए। इजीली पोर्टेबल हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सके। ठीक है, ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा। बायोगैस प्लांट के बारे में थोड़ा देख लेना है। पूछा जाता है कि बायोगैस में मेन कंस्टिट्यूएंट क्या क्या है, तो मीथेन सबसे मेन पाया जाता है। लिमिटेशन ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का जो होता है क्या लिमिटेशन है, क्या कमी है। कमी है कि एक समय के वो बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर जो होता है उसको बनने में लंबे समय का इंतजार करना पड़ेगा, इसे उसका लिमिटेशन है। सोलर सेल, सोलर सेल के बारे में पूछेगा कि किस किस चीज का यानी कि जो होता है उसके ऊपर लेयर चढ़ा होता है, तो सोलर सेल में जो होता है सिलिकॉन और बोरॉन का लेयर उसके ऊपर वाले चढ़ा होता है, और नीचे जो होता है सिलिकॉन और आर्सेनिक का लेयर होता है। ठीक, और सिलिकॉन का ये प्रॉपर्टी है, लाइट को आता है तो वो ट्रैप करके रख लेता है, स्टोर करके रख लेता है। और सोलर जेल जो होता है हम लोग का एनर्जी को बदलता है। किस तरह से, किस तरह की एनर्जी में बदलता है हम लोग का, तो बदलता है हमारा ये लाइट एनर्जी को जो होता है केमिकल एनर्जी में बदलता है। और यहाँ पे थोड़ा सा देखो न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में भी पूछा जा सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी 2 एनर्जी है हमारा, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। एक हम लोग को मिलता है न्यूक्लियर फिजन से, दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन से। न्यूक्लियर फिजन से, दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन से, दोनों से एनर्जी मिलता है। सन से जो एनर्जी मिल रहा है वो हम लोग का न्यूक्लियर फ्यूजन से मिल रहा है। ये एनर्जी को अभी हम अर्थ पृष्ठ पे उतना बढ़िया से नहीं यूज कर पाते, तब यूज नहीं करते हम लोग। ठीक है, बॉम्ब बनाने में, हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में यूज कर लिए हैं, लेकिन अभी हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाए। न्यूक्लियर फिजन का हम लोग यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ठीक, जितना भी देखते होंगे जब लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट मतलब यूरेनियम का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो न्यूक्लियर फिजन के कारण ही होता है। फिजन मीन्स टूटना, जब न्यूक्लियस टूटता है तो उस समय भी नॉर्मल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। फ्यूजन मीन्स जुटना, जब न्यूक्लियस जब जुटता है हमारा तो भी हम लोग का नॉर्मल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। तो सन में हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और न्यूक्लियर फिजन उसमें होता है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और जो भी जरूरत होगा तो देख लेंगे। ठीक, इतना से हमारा फिजिक्स क्लियर हो जाएगा और आशा करते हैं कि एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा। ठीक है, तो फिर हम लोग देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग केमिस्ट्री और बायोलॉजी को क्लियर करेंगे।
ठीक है, मिलते हैं।